हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम 4 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आयुष सेक्टर। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। थर्ड आर्टिकल में हम बैम्बू के बारे में बात करेंगे एंड फोर्थ आर्टिकल में हम नाइजीरिया के बारे में उसकी लोकेशन देखेंगे। आइए सबसे पहले आयुष स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। अभी रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने आयुष की जो फंडिंग है उसे काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। 4,408 करोड़ रुपीस आने वाले समय में इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, जहां पर एम्स की तर्ज पे ही इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं रिसर्च प्रमोट करेगा आयुष सेक्टर में। अब इसके पीछे रीजन है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने यूरोपियन कंट्रीज के साथ साइन किया है, इसमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम आयुष को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। तो अभी इस सेक्टर की प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 26 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास हम इससे जनरेट कर पाएंगे एंड 80% ग्रोथ देखने को मिलते हैं उन एमएसएमई और स्टार्टअप में जो आयुष इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए इंस्टीट्यूशनल पैरिटी की, तो एम्स लाइक आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बिल्ड किया जाएगा। जैसे एलोपैथी में मेडिसिन की रिसर्च की जाती है, तो सेम वैसी ही रिसर्च आयुष में भी हम प्रमोट करेंगे। अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इससे कहीं ना कहीं ये जो वेलनेस सेंटर्स हैं, इनके प्रैक्टिशनर्स को यूरोप की 27 कंट्रीज के अंदर रिकॉग्निशन मिलेगी एंड कहीं ना कहीं अब इसके लिए क्वालिफिकेशन और लैब रिजल्ट्स हमें कहीं ना कहीं जो इंडिया में देखने को मिलते हैं वो वहां पर भी रिकॉग्नाइज होंगे। तो अभी भारत विस्तार करके गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसमें एआई असिस्टेंस मिलेगी और इसमें हम मेडिकल प्लांट्स की प्रोडक्शन को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे, वेरियस लैंग्वेजेस को इनकलकेट करके, ताकि क्लैरिटी के साथ हम चीज़ों को फार्मर्स को बता सके। अब नेशनल आयुष मिशन हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जिसमें 66% का हाइक करने की बात की है, मॉडर्नाइज करने की बात की है लोकल हॉस्पिटल्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के ऊपर भी फोकस है, जहाँ पे हम फंडिंग कर रहे हैं फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो कि जामनगर में खोला जाएगा। मोर ओवर ऐसे ही ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात की है, ताकि बायोपायरेसी जैसी प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर सके। एंड यहाँ पे अभी जरूरत यह है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर फोकस करें, ताकि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है उसको फुलफिल करें। एक कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बिल्ड करने की जरूरत है, जहां पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन को एग्जिस्ट कर सके, इसके ऊपर फोकस किया जाए। एंड नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को बनाने की जरूरत है, ताकि प्योरिटी ऑफ रॉ मटेरियल को इंश्योर किया जा सके। तो इसके ऊपर ये आपका मेंस का और प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है एंड ये आपके प्रैक्टिस को। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ये एक 6 मेंबर बॉडी है जिसमें 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं, गवर्नर इसको चेयर करते हैं एंड इनके पास कास्टिंग वोट रहता है। यहाँ पे कास्टिंग वोट यानी इनकेस टाई हो जाए तो ये आपके लाइक इस चीज को पूरी को हैंडल करेंगे। दूसरी तरफ 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं एंड इनका टेन्योर होता है 4 साल और इनका इनकी पोस्ट के साथ ही लिंक्ड है। अब वैसे मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं और इस बार इनका डिसीजन ये है कि रेपो रेट जो है वो आपका अनचेंज रहेगा। अब वैसे इनको जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है उसके अंडर 4% ±2% इन्फ्लेशन को मेंटेन करना था। तो अभी इन्फ्लेशन 2.1% चल रही है, तो ये कहते हैं कि अभी हमारे पास एक, आप ये कह सकते हो कि टाइम है जहां पर हम अभी के लिए एक वेट एंड वॉच पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी इंटरनेशनल सिनेरियो का कुछ नहीं पता। तो कहते हैं वैसे जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी 7.4% के आसपास एंड यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इससे 0.2% तक हमारी जीडीपी और इंक्रीज करेगी। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत लो चल रही है, तो विद इन जो टारगेटेड ब्रैकेट्स है उसी के बीच में चल रही है। एंड अभी यूएस के टैरिफ तो हट गए, बट कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि आने वाले समय में जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा आपको लाइक बहुत ज्यादा लाइक टर्मोइल उसमें देखने को मिल रही है। तो उसको अभी लाइक रेपो रेट को कट करके हम अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हटाना नहीं चाहते। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक पॉलिसी के अगर अंदर हम बात करें तो रेपो रेट में कोई कट नहीं आएगा एंड इसके बाद हमारे पास बाद में भी ऑप्शन रहेगा कि अगर ग्लोबल कंडीशन कुछ खराब होती है तो हम तब रेपो रेट को कट कर सकते हैं।
रुपये की स्टेबलाइजेशन के ऊपर हमारा फोकस है, बिकॉज अगर अभी हम और ज़्यादा रेपो रेट कम करेंगे तो इससे इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करेगा, और इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करने का मतलब है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से जाएगी, तो रुपये की स्टेबलाइजेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट था। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आरबीआई को जरूरत पड़ेगी कि गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे, बिकॉज बॉन्ड यील्ड काफ़ी हाई चल रही है। मोर ओवर अभी ट्रेड मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ेगी, बिकॉज जो भी हमने यूएस, यूरोपियन यूनियन, ओमान, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया के ऊपर, वो भी थोड़ा देखने वाली बात रहेगी। तो ये आपके मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए, एंड ये आपकी एक्सरसाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैम्बू। अब देखो, बैम्बू एक हाईटेक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट की अगर हम बात करें तो ना केवल ये एक सुपर फूड है, बल्कि ये प्लास्टिक के ऑल्टरनेट के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो बायो रिफाइनरी है उसमें भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है, और यही कारण है गवर्नमेंट ने नेशनल बैम्बू मिशन को 2025 में लॉन्च किया। तो कहा जाता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि बैम्बू जो है बहुत तेजी से ग्रो करता है, एंड जहाँ पर भी आपकी ज़मीन में नमी है और सनलाइट काफ़ी अच्छी खासी मिले तो वहाँ पर कार्बन सिंक का काम करता है और सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है। ये एक सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट है आपके सिंगल यूज प्लास्टिक का, कटलरीज वगैरह के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। एंड न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ वैल्यू की बात की जाए तो ये एक सुपर फूड है जो कि काफ़ी सारे अमीनो एसिड यानी प्रोटीन को रखता है, विटामिन ए, B6 एंड ई, इन सबको काफ़ी अच्छी मात्रा में रखता है। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया अभी टॉप एक्सपोर्टर है, और ज़्यादातर असम, मिजोरम और कर्नाटका में इसकी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। नेशनल बैम्बू मिशन की बात की जाए तो इसे नॉन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कल्टीवेट किया जाएगा। बायो रिफाइनरी हमने अभी असम में एक खोली है जहां पर 50,000 मिलियन मेट्रिक टन हम इथेनॉल को यहां पर प्रोड्यूस करेंगे। मोर ओवर रिसर्च को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि बैम्बू जो है उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। तो अभी इंटीग्रेट करना होगा इंडिजिनस नॉलेज को, और खासकर मार्केट एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए हमें इसको और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी स्केलिंग की ज़रूरत है। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एंड देन ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं आज की प्लेसेस इन न्यूज़ की। तो अभी क्या हुआ है कि जिहादी इंसर्जेंसी आपको देखने को मिल रही है इस एरिया में, नाइजीरिया में। तो देखिए, अगर आप नाइजीरिया की बात करें तो ये नाइजीरिया है आपका। तो इसके आसपास आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, सबसे पहले आप ये समझ लो। देखो, सबसे पहले नाइजीरिया की अगर बात करें तो इसके नॉर्थ में नाइजर और चैड रहता है, कैमरून आपका ईस्ट में, बेनिन आपका वेस्ट में, और अटलांटिक में ये खुलता है। तो मतलब लैंडलॉक कंट्री नहीं है। नाइजर रिवर, लेक चैड, दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो बस इसके मैप को याद रख लो, और इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये प्रीलिम्स से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है जो आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।